దూర విద్యా విధానంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దేశంలోనే మొట్టమొదటి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం. దాదాపు 2.5 దశాబ్దాలుగా దూర విద్యా విధానం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సును అనుసంధానం చేస్తూ BA, BCom, BSc డిగ్రీ కోర్సులను అందిస్తోంది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి, డిగ్రీ, డిప్లొమా స్థాయి కోర్సులను ఔత్సాహికులైన విద్యార్థులకు అందిస్తోంది. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం స్థానికంగా స్వయం బోధనా పద్ధతిలో ముద్రణ రూపంలో రూపొందించిన కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తోంది. కోర్స్ మెటీరియల్ అధ్యయనానికి సహకరించే విధంగా రేడియో, టెలివిజన్ పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తోంది. అధ్యయన కేంద్రాల ద్వారా ఏర్పాటు చేసే సలహా సంసర్గ తరగతులు, సైన్స్ ప్రాక్టికల్ సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు స్వయం అధ్యయనానికి ఒక చక్కటి అవకాశం. ఇవి విద్యార్థి సమీపంలో ఉండే అధ్యయన కేంద్రం నుంచే పొందొచ్చు. नमस्कार। डॉक्टर BR अम्बेडकर सार्वत्रिक विश्वविद्यालय के लाइव टेलीकॉन्फ्रेंस में हमारे स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। आप सभी जानते होंगे कि यह विषय हमारे पाठ्यक्रम का अंश है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है 2 विशेषज्ञ। आइए इनका परिचय करा देता हूँ। आप हैं प्रोफेसर शकीला खानम। आप हिंदी विभाग की अध्यक्षा, कला शाखा की डीन और इस पाठ्यक्रम की संपादक भी हैं। हमारे दूसरे विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर मंजुनाथ अंबिक। आप आचार्य एवं अध्यक्ष, उच्च शिक्षा और शोध संस्थान, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, हैदराबाद शाखा से हैं। इनकी 11 किताबें और कई लेख प्रकाशित हैं। छात्रों, आप लोगों से निवेदन है कि यह चर्चा 40 मिनट तक चलेगी। शेष 20 मिनट में यानी 2:40 से आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रश्न करने के लिए कृपया हमारे टेलीफोन नंबर नोट करें: 040-270-31431, 040-270-31432, 040-270-31433। आपसे एक और निवेदन है कि प्रश्न केवल आज का विषय हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हो। कृपया विषय से हटकर प्रश्न ना करें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न मैडम से है। मैडम, आप हमारे विद्यार्थियों को साहित्य इतिहास के बारे में बताने से पहले इतिहास और साहित्य के इतिहास में अंतर बताएंगे तो हमारे विद्यार्थी सबसे पहले उन दोनों में अंतर को समझकर आगे उसके बारे में जान सकेंगे। जी अविनाश, तो इतिहास और साहित्य इतिहास के बारे में बताने से पहले मैं हमारे दर्शकों और विद्यार्थियों को कुछ सूचना देना चाहती हूँ। आज के दिन हम लोग आचार्य जयशंकर जी का जन्मदिवस मना रहे हैं और आचार्य जयशंकर जी तेलंगाना राज्य के संस्थापक और पितामह कहलाते हैं। तो आज उनकी जयंती मना रहे हैं। तो छात्रों, इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं एक और बात आप लोगों को बतलाना चाहती हूँ। चूँकि ये विषय स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों पाठ्यक्रम में हैं, लेकिन इस वर्ष से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार हमारा विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय पहली बार CBCS प्रणाली के अंतर्गत परीक्षाएं रखने वाला है और ये पूरे भारत देश में प्रथम विश्वविद्यालय है जो CBCS प्रणाली के अंतर्गत पाठ्य प्रणाली चलाने वाला है। तो ये विषय
स्नातक और स्नातकोत्तर में दोनों में है, लेकिन स्नातक विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही सरल रूप में रखा गया है। चूँकि सत्र के अंत में आप लोगों को परीक्षाएं देनी होती है, इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने एक ऐच्छिक विषय के रूप में रखा है और इसमें कुल मिलाकर 12 इकाइयाँ हैं। और यदि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के बारे में हम जानना चाहें तो इसमें प्रथम वर्ष में सबसे प्रथम कोर्स हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें कुल मिलाकर 27 इकाई है और इसको गहन रूप से पढ़ने की आवश्यकता है। तो अभी डॉक्टर अविनाश ने मुझसे प्रश्न किया कि इतिहास और साहित्य इतिहास में क्या अंतर है। तो छात्रों, सबसे पहले हम लोग इतिहास को समझने की चेष्टा करेंगे। इतिहास उसको कहते हैं जो बीता हुआ, मतलब जो बीत गया सो इतिहास है। लेकिन इतिहास के शब्दार्थ में अगर हम जाएंगे तो ये 3 शब्दों से बना है, इति, हा और आस। इतिहास का अर्थ है ये ऐसा था। उदाहरण के लिए, ये काल बहुत पहले ऐसा था, देश ऐसा था, समाज ऐसा था, ये कृति ऐसी थी, ये रचनाकार ऐसे थे, इनका परिवेश ऐसा था। इन सभी को मिलाकर हम लोग इतिहास कहते हैं। लेकिन ये शब्द व्यावहारिक रूप से अब तक समझाया गया है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक परिभाषा अगर हम देखें तो किसी पक्ष के वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यपरक स्वरूप का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करना ही इतिहास है। इतिहास में तथ्यों के प्रमाणों को कालानुसार यानी कालक्रमानुसार विश्लेषित किया जाता है। इतिहास के तथ्य, परिभाषा और प्रमाणों और वैज्ञानिक ढंग से देखने की पद्धति, इन सभी को मिलाकर इतिहास कहते हैं। इतिहास को अतीत में देखते हुए अतीत के आलोक में वर्तमान पर, भविष्य पर प्रकाश डालना ही इतिहास का अर्थ है। तो ये हुई इतिहास की परिभाषा और उसके तत्व। अब हम साहित्य का इतिहास क्या है, यानी साहित्य इतिहास किसे कहते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। साहित्य से तो आप लोग परिचित हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं आप लोग सभी। तो साहित्य का इतिहास मतलब साहित्यिक कृतियों का काल क्रमानुसार ऐतिहासिक ढंग से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विवेचन करना ही साहित्य का इतिहास है। साहित्य का इतिहास, इसको अगर हम व्यावहारिक पक्ष में लें तो उदाहरण के लिए आप कबीर ग्रंथावली लीजिए। कबीर ग्रंथावली लिखने का समय, उस समय का समाज, उस समय की परिस्थितियाँ, देश काल, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी रही, किस परिवेश में वो कृति लिखी गई, इन सभी को मिलाकर साहित्य का इतिहास कहते हैं। मतलब साहित्य के इतिहास में ऐतिहासिक ढंग से, कालानुक्रमण से और काल विभाजन किया जाता है। किसका? कवियों का, रचनाकारों का और कालकृतियों का और रचनाओं का। हमारे मूर्धन्य आलोचक और इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य का इतिहास यानी साहित्य इतिहास की परिभाषा इस प्रकार दी है। कृपया स्लाइड देखिए। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। जनता की चित्तवृत्ति तत्कालीन परिस्थितियों से परिवर्तित होती है, अतः साहित्य का स्वरूप भी इन परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है। कहने का मतलब यह है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि साहित्य के इतिहास का कोई भी एक पक्ष वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से परखना और उसको उसका विश्लेषण करना ही साहित्य का इतिहास है। जैसे आपने इतिहास और साहित्य इतिहास का अंतर जाना, बहुत ही स्पष्ट रूप से मैडम ने आपको बताया है। इसके बाद अगला सवाल मैं सर से करना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा से आपका क्या तात्पर्य या अभिप्राय है सर?
हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन उसको 1900 या 1883 से जो गारसन द तासी ने जो साहित्य की रचना किया, उसको पहले कृति के रूप में भी हम मानते हैं। इससे पहले जो आरंभिक रूप में हम देखते हैं कवियों के जीवन चरित्र और उसके व्यक्तित्व कृतित्व को लेके फुटकर ग्रंथों के रूप में इसकी रचना होती रही। आगे चलकर इसमें बदलाव आते गया। साहित्य समाज का दर्पण कैसे कहा जाता है, उसी प्रकार से साहित्य में प्रौढ़ता आती गई और साहित्यिक इतिहास के लिखने में जो प्रौढ़ता आती गई, उस संदर्भ में नाबादास कृत भक्तमाला 1984 में लिखा गया और गोकुल कृत 84 वैष्णवों की वार्ता लिखी गई और उसके बाद गारसन द तासी की इतवार द लिता रेत्यूर एंदुई ये हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखी गई। जो ये ग्रंथ जो है अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में हम क्या करते हैं, मानते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और प्रथम हिंदी साहित्यिक रचना के रूप में भी इसको मान्यता मिलती है। और इसमें भी उन्होंने जो साहित्य का विभाजन किया, लेकिन परिपूर्णता उसमें नहीं पाने के कारण से इसको अलग अलग लोगों ने इसको अलग ढंग से लिखने के लिए कोशिश किया। शिव सेंगर ने शिव सरोज ग्रंथ की रचना की और सर्ज मिश्रबंधु ने मिश्रबंधु विनोद लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है ग्रंथ की रचना करने के लिए कोशिश किया। जो स्लाइड्स को देखे तो पता चलता है। छात्रों से विनती है थोड़ा स्लाइड्स को देख लीजिए, जो साहित्यकारों ने कौन कौन साहित्यकारों ने किस प्रकार की साहित्यिक रचना की है। ये सारे साहित्यिक कृति कितने महत्वपूर्ण हैं। अभी रामचंद्र शुक्ल जी के साहित्यिक ग्रंथ को हम देखते हैं, लेकिन एक प्रौढ़ ग्रंथ है और उसको अगर छात्र को सही रूप में हिंदी साहित्य को जानना है, इस ग्रंथ को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और राम कुमार वर्मा जी ने भी लिखा है जो हिंदी साहित्यिक इतिहास को, सभी में कहीं ना कहीं अलग अलग रीतियों को हम देखते हैं, लेकिन सभी में विषय जो है प्रतिपादन करने की जो तरीका है एक ही है। लेकिन ग्रियर्सन आदि आरंभिक काल में जो साहित्य की रचना हुई उसमें थोड़ा कमियां हम महसूस करते हैं। जैसे अभी प्रोफेसर मंजूनाथ जी बता रहे थे कि हिंदी साहित्य के इतिहासकार, तो उसमें भी हमने एक स्लाइड बताया है, चाहे तो विद्यार्थियों को बता सकते हैं स्लाइड को जी। उस स्लाइड में ये दिखा गया, स्लाइड बताइएगा उसमें, हाँ उसी को फिर से दोहराइए। तो इसमें सर ने बताया कि गारसा द तासी इन्होंने इस्तवार द ला लेतुर्यतुर एंदुई हिंदुस्तानी एक ग्रंथ लिखा है, जो ये फ्रेंच भाषा के बौद्ध चिंतक थे। तो इन्होंने उसमें साहित्य के इतिहास के बारे में रोशनी डाली है। और वैसे ही शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज में भी इसको हिंदी साहित्य के इतिहास को बताने की कोशिश की है। और उसके बाद तीसरे इतिहासकार हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें भी हिंदी साहित्य के इतिहास को कालखंडों में विभाजित किया है। उसके बाद चौथे इतिहासकार मिश्रबंधु ने मिश्रबंधु विनोद में हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास के काल विभाजन पर चर्चा की है। उसके बाद हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक है और उनके साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास हर विद्यार्थी पढ़ता है, हर गुरु के पास ये किताब मौजूद होती हैं। तो उन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास पर काफ़ी प्रकाश डाला है। वैसे ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, गणपति चंद्र गुप्त जी है। इन्होंने सभी ने अपने अपने पुस्तकों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास को अपने अपने अभिप्राय और मतानुसार विभाजित किया है। डॉक्टर अविनाश जी, प्रत्येक, जैसे आपने देखा कि
कई साहित्य इतिहासकारों के नाम यहाँ पर लिए गए, लेकिन क्यों साहित्य इतिहास लेखन की क्यों बार बार ज़रूरत पड़ी? इसके लिए हम देख सकते हैं कि प्रत्येक पीढ़ी अपने लिए एक नए इतिहास की तलाश करता है, आवश्यकता को महसूस करता है। तो यही बात हमारे विशेषज्ञों ने हमारे इसकी ओर इशारा किया है। और मैडम से मैं पूछना चाहूँगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को किस तरह विभाजित किया और किन कालखंडों में उन्हें विभाजित किया है? जी, तो डॉक्टर अविनाश, हमारे यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ही मानकर चलते हैं, क्योंकि इनका जो काल विभाजन हुआ बहुत लोकप्रिय रहा, हर विद्यार्थी को इसको स्वीकृति देनी पड़ी, और इसलिए इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 4 खंडों के अंतर्गत किया है इन्होंने। स्लाइड देखिए, पता चलेगा। पहला खंड है इसका आदिकाल, इसी को वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। ये आदिकाल सन 1050 से लेकर 1375 तक इसका काल व्यवधि रहा। और दूसरा काल है भक्तिकाल। भक्तिकाल को हम लोग पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं, और इसका समय सीमा है सन 1375 से लेकर 1700 तक। और तीसरा कालखंड है वो है रीतिकाल। रीतिकाल का दूसरा नाम है उत्तर मध्यकाल, इसको उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। सन 1700 से लेकर 1900 तक, कुल मिलाकर 200 वर्ष तक रीतिकाल का समय रहा। ये अत्यंत दीर्घकाल रहा। और चौथा काल, इसको कहते हैं आधुनिक काल। एक रूप से इसका नाम गद्यकाल भी माना जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में ही गद्य यानी खड़ी बोली का विकास हुआ है। इसका कालखंड है, इसकी समय सीमा है सन 1700 से लेकर आज तक। तो ये हुए हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल विभाजन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार किए गए हैं। जी, मेरा अगला सवाल सर से है। मैडम ने तो इशारा किया और बता भी दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का विभाजन कैसे किया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे प्रथम काल आदिकाल है। तो इस काल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी रही और उन परिस्थितियों का उस साहित्य पर कैसा प्रभाव रहा, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ठीक है जी। अभी कोई भी साहित्य हो, समाज के बिना, व्यवस्था के बिना नहीं लिखी जाती है। उस संदर्भ में देखा जाए तो राजनैतिक व्यवस्था साहित्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, और धार्मिक व्यवस्था का भी यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव को हम देखते हैं। अभी राजनैतिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखना है तो ये समग्र भारतीय राजनैतिक व्यवस्था उस समय में बहुत बिगड़ गई थी। उस समय की जो राजनीति है बिगड़ गई थी। बिगड़ने का कारण ये था समर्थ राजनेता नहीं होने के कारण से। जो हर्षवर्धन के निधन के बाद बहुत बड़े धनी सम्राट थे, जब उनके निधन के बाद पूरे भारतीय राजनैतिक व्यवस्था में हेरफेर को हम देखते हैं। इसका कारण ये था, तो वहाँ पे उनके मृत्यु के बाद गुर्जर, तोमर, राठौर, चौहान आदि साम्राज्य वाले वहाँ स्थापित हो गए। स्थापित होने के बाद उन लोगों में साम्राज्य की स्थापना करने की कोई बात नहीं थी। उनको एक ही बात सता रही थी कि अपने अस्तित्व को बढ़ा लेना या अपने जीवन को सफल बना लेना, युद्ध के माध्यम से राज्य को जीतते रहना। लेकिन वहाँ समाज के लोगों पर भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इस राजनीतिक व्यवस्था के कारण से पूरे व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में उथल पुथल को देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था में अंतर को देखते हैं, और समाज में लोग त्रस्त हो गए थे। और समाज में लोग 2 प्रकार से त्रस्त हो गए थे। एक है राजनीतिक व्यवस्था से, धार्मिक व्यवस्था से। धार्मिक व्यवस्था में किस धर्म को अपनाएं? बहुत सारा धर्म था, वैदिक धर्म था और बौद्ध धर्म के अलग अलग शाखाएं हो गई थी। उसमें से किस धर्म को अपनाएं और उस धर्म से हम क्या पा सकते हैं? कोई भी धर्म लाने के यानी अपनाने के लिए लायक नहीं था। उस संदर्भ में लोग बहुत ही दुविधाजनक हो गए थे। राजा लोग अपने युद्ध लिप्सा के कारण से युद्ध कर रहे थे, और प्रजा वाले अपने जीवन को कैसे चलाए, और उसके बीच में राजा लोग अपने युद्ध के
युद्ध में पैसे को कैसे जुटाए और युद्ध को सफल कैसे बनाए, इसी होड़ में रहने के कारण से वहाँ अंधकार मच गया समाज में। और स्त्रियों के प्रति बहुत दर्दनाक व्यवस्था थी। स्त्रियों को एक गुड़िया के रूप देखा गया, स्त्रियों को गौरव नहीं दिया गया है, उसको एक प्रकार से अपने हवस का शिकार बनाया गया। ऐसे सती प्रथा व्यवस्था उस समाज की रही। इस प्रकार के व्यवस्था के कारण से स्त्री बहुत त्रस्त थी। जिस समाज में स्त्री त्रस्त होती है वो समाज के लिए किस प्रकार की व्यवस्था को दे सकती है, ये सारे बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम क्या करते हैं, आदिकाल की राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। आडंबर की व्यवस्था हो और जादू टोने की व्यवस्था हो, अपने राज्य की स्थापना करने के लिए जादू टोना करके बहुत काम करना है या स्थापना करना है, ऐसे भी लोग लड़ रहे थे। ये सारी व्यवस्थाएं एक प्रकार से हिंदी साहित्य की रचना में बहुत कुछ तंगी को स्थापना कर लिया, बहुत कुछ कष्ट झेले। उस प्रकार के उस समय के लोगों ने कष्ट को झेला है और उस कारण से जो सही प्रकार से साहित्यिक रचना नहीं हो पाई, लोगों के चित्तवृत्तियों का ध्यान नहीं था। साहित्यकार भी क्या करते थे, अपने राजा लोगों के बारे में ही लिखने का, उनके युद्ध का वर्णन करने का आदि के बारे में भी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। इस कारण से भी वहाँ के सभी लोग त्रस्त हो रहे थे। धन्यवाद सर। तो मैडम से अगला सवाल है कि ऐसी स्थिति में आदिकाल के प्रमुख कवि कौन रहे और उनकी रचनाएं क्या थीं? जी, आदिकाल के अंतर्गत जो भी साहित्य रचा गया था उस साहित्य को हम लोग 5 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाद साहित्य, तीसरा है बौद्ध साहित्य, चौथा है एक रासो काव्य, रासो साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। उसके बाद मनोरंजक साहित्य भी लिखा गया था। तो हमारे विद्यार्थी कृपया स्लाइड देखिएगा। इसके अंतर्गत हमने आदिकाल के प्रमुख कवि और कृतियों का विभाजन किया है। स्लाइड देखिए। एक तो सबसे पहले यदि हम जैन कवि मतलब जैन कवियों को लेंगे तो इसके अंतर्गत हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदत्त, धनपाल और शालिभद्र सूरी आते हैं। तो उसके बाद दूसरे जो है सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं शबरपा, कण्हपा, लुईपा और सरहपा। उसके बाद आते हैं नाथपंथी कवि, उसमें है मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ। उसके बाद आते हैं रासो कवि। रासो कवि के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि चंद बरदाई और नरपति नाल, जानिक कवि और दलपति विजय। इसके बाद आएंगे श्रृंगार एवं मनोरंजक कवि, उसके अंतर्गत आएंगे विद्यापति और अमीर खुसरो इत्यादि। तो एक स्लाइड के अंतर्गत बताया गया है कि पृथ्वीराज रासो ने में चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत रासो साहित्य का बहुत ही अच्छे ढंग से, अत्युत्तम ढंग से उन्होंने इसको लिखा है। और नरपति लाल भी बीसलदेव रासो के अंतर्गत रासो साहित्य को लिखा है। इसको कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आदिकाल में रासो साहित्य का बहुत ही कमांड रहा, उसकी अधिकता रही। उसके बाद विद्यापति की पदावली लेंगे, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और अमीर खुसरो की पहेलियाँ। अमीर खुसरो को हम लोग जनकवि के रूप में भी जानते हैं। अमीर खुसरो का मतलब यहाँ पर जनकवि इसलिए कहा गया है कि इन्होंने मुकरी, पहेलियाँ और गज़ल आदि इन्होंने लिखा है। तो एक पहेली उनकी देखिएगा। अमीर खुसरो ने लिखा है, एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो विद्यार्थियों को पढ़ाते समय बहुत ही उत्सुकता होती है कि पहेलियों के माध्यम से भी हम लोग साहित्य पढ़ा सकते हैं। इसका अर्थ हुआ आकाश। एक और अमीर खुसरो जी का एक और जो ब्रजभाषा में कविता लिखी गई है, उनकी 2 पंक्तियाँ भी बहुत ही प्रमुख है। उसमें इन्होंने ये लिखा है कि इसमें मनोरंजन भी है, देखिएगा। गोरी सोवई सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चहुदेश। तो अमीर खुसरो का योगदान भी आदिकाल में अत्युत्तम रहा और इन्होंने खड़ी बोली में और ब्रज काव्य पर भी अपनी कविताएं लिखी है।
तो ये हुआ आदिकाल के कवियों के बारे में। और रासो साहित्य में जो है बिसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो जो काव्य है जी उसको पृथ्वीराज रासो काव्य वीरघातात्मक रासो काव्य, जी उसमें वीरता की ज्यादा प्राधान्यता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी प्रवृत्ति को देखते हुए उन्होंने क्या किया है, वीरगाथा काल नाम रखा था। और बिसलदेव रासो जो है श्रृंगार परक रासो साहित्य है। राज दरबार के कवि होने के कारण से श्रृंगारिकता उसमें ज़्यादा मुखरित होती है। ऐसे चीज़ों के संदर्भ में भी हम उसको देखते हैं। धन्यवाद मैडम। आपने देखा कि आदिकाल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, आदिकाल के प्रमुख कवि कौन थे और उनकी रचनाएं क्या थी। तो मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के दूसरे काल की ओर बढ़ूँगा जिसे भक्तिकाल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष में को महत्व इसमें जितना महत्व है, इसके पूर्वापर साहित्य में उतना महत्व नहीं है, इतना महत्वपूर्ण साहित्य नहीं है। मतलब भक्ति काल का भाव पक्ष और कला पक्ष सबसे उत्तम है। तो सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि भक्ति काल की पृष्ठभूमि क्या रही, मतलब कैसी पृष्ठभूमि में इस साहित्य का निर्माण हुआ। भक्ति काल की पृष्ठभूमि ये रही कि भक्ति की रचना इसलिए हुई तो पूरे समाज बिगड़ गया था। पूरे समाज बिगड़ने के कारण से उस समाज को एकत्रित करना बहुत जरूरी था। इस्लाम धर्मों का भी प्रभाव था और हिंदू धर्मों का भी प्रभाव लोगों पर था, लेकिन इन सब के बीच में लोगों को एक नया धर्म की स्थापना करना ये संत लोगों के, आदि भक्त कवि लोगों के, सगुण धारा के कवि लोगों का बहुत ही विशेष रहा। उसमें भक्ति काल को एक प्रकार से दो मुख्य धारा के रूप में विभाजित कर दिए, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। और ये निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा का वर्णन करने का मूल कारण ये है, कुछ लोग मूर्ति पूजा को मानते थे और कुछ लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। दोनों प्रवृत्ति के लोगों को सामंजस्य प्रदान करना उस समय में बहुत जरूरी था, इसलिए उन लोगों ने इस प्रकार का वर्णन किया। सगुण का अर्थ होता है सर्वगुण संपन्नतेः इति सगुणतः। सर्वगुण जो जिनमें होता है, भगवान में, श्री राम में, कृष्ण में, जो आदि भगवान लोगों में जो होता है, उन लोगों को सगुण रूप में माना गया, उनकी मूर्ति की पूजा की गई। ये सगुण भक्ति धारा में आता है। निर्गुण भक्ति धारा में कोई भी भगवान नहीं है, केवल एक सत्ता है, श्री राम हो, कृष्ण हो। ऐसे श्री राम के रूप में ही कबीरदास जी ने, आदि लोगों ने जो इसको माना है, भगवान की एक सत्ता है, उसको मानते हैं। ऐसे चीज़ों के संदर्भ में उन लोगों ने निर्गुण भक्ति धारा की प्रवृत्ति को शुरुआत किए। और इसमें निर्गुण भक्ति में दो शाखा को हम देखते हैं, एक है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि है कबीरदास जी और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी है। और कबीरदास जी के साकी, शबद, रमैनी आदि उनके ग्रंथ के रूप में देखते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के जायसी जी है, उनके ग्रंथों में पद्मावत को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में मानते हैं। कबीरदास जी ने ज्ञानाश्रयी शाखा के माध्यम से ज्ञान को महत्व दिया, परमात्मा को आत्मा में समाहित कर दिया, आत्मा को ही परमात्मा के रूप में देखा और अपने आप को स्त्री के रूप में स्थापित करते हुए परमात्मा को पुरुष के रूप में, स्त्री कैसे अपने पुरुष के लिए इंतजार करती रहती है, वैसे ही कबीरदास जी ने स्त्री का इंतजार, यानी भगवान का इंतजार करते रहा, ऐसे रूपों में दर्शाया। और प्रेमाश्रयी शाखा के रूप में मलिक मोहम्मद जैसी जी ने यह दर्शाने का कार्य किया है, प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका का जो मिलन जो होता है, आत्मा और परमात्मा के सम्मिलन के रूप में उन्होंने स्थापित कर लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है सूरदास और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि के रूप में हम तुलसीदास जी को देखते हैं।
ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कवि के रूप में भी हम देखते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी के सूर सारावली आदि ग्रंथों को हम देखें तो हमें सूर सागर, सूर सारावली आदि ग्रंथों को देखते हैं। और सूर सागर से जो भ्रमर गीत लिया गया है, भ्रमर गीत काव्य अत्यंत सुंदर काव्य है। उसमें उद्धव और गोपिकाओं के बीच का संवाद को रखा है, और इसको रखने का कारण ये है, कृष्ण के पास ही उद्धव रहता है, लेकिन कृष्ण की भक्ति का यानी सगुण भक्ति का वो विरोध करता है, निर्गुण ब्रह्मा के बारे में ही उपासना करते रहता है। तब कृष्ण सोचता है इनको कैसे मैं समझा दूं, इनको गोपियों के बीच में छोड़ देंगे तो ये लोग ये समझ लेगा कि मेरी भक्ति क्या है, मैं खुद नहीं बोलना है। कृष्ण अगर मैं भगवान हूँ मुझे पूजा करो बोले तो उनको अच्छा नहीं लगता है, बोल के उनको गोपियों के बीच में छोड़ देता है। तब गोपियां उनको उद्धव को बिल्कुल सगुण भक्ति धारा के और आकर्षित कर लेती है, और वहाँ संवाद अत्यंत सुंदर रूप में रखा है। और सूरदास जी ये कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करने में अत्यंत समृद्ध कवि के रूप में हम मानते हैं। मूल रूप में जन्मजात वो अंध कवि के रूप में माना जाता है। अंध होते हुए, जन्मजात अंधा होते हुए भी कृष्ण के बाल लीलाओं का जो वर्णन किया, विश्व में सभी वर्णन उसके सामने फीका पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और राम भक्ति शाखा के रूप में जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस जो श्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में हम देखते हैं, और रामचरितमानस को आज भी बनारस जैसे भक्ति क्षेत्रों में उसकी पूजा होती है, उसके गान होता है, हर दिन उसका पूजा पाठ करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद रामलला नाचो, जानकी मंगला, पार्वती मंगला ऐसे ग्रंथों की रचना कर लिया। विनय पत्रिका की रचना उन्होंने किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विनयशीलता मानव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रामचरितमानस के रूप में उन्होंने ऐसे वर्णन करने का कार्य किया है, एक संसार में रहने वाले व्यक्ति को जीवन में किन किन तत्वों को अपना लेना है। श्री रामचंद्र जैसे पुत्र, और लक्ष्मण जैसे भैया, आंजनेय जैसे सखा, जो इस प्रकार से उन्होंने कौशल्या जैसे माता, सीता जैसे पत्नी, ये सारे पूरे समाज में इस प्रकार की व्यवस्था होने से एक समृद्ध व्यवस्था का निर्माण, आदर्श की स्थापना हो सकती है बोल के ऐसे सगुण भक्ति धारा के माध्यम से ये सारे प्रवृत्तियों को उन लोगों ने रखने का कार्य किया है। और इसमें सगुण भक्ति धारा में और एक प्रवृत्ति आती है अष्टचाप। अष्टचाप गोसाई विट्ठल दास जी ने क्या किया है, अपने पिता के 4 लोग और अपने 4 लोग 8 लोगों को मिला के एक कृष्ण भक्ति की मंडली की स्थापना किया है, वही अष्टचाप है। उसमें 8 लोग, 8 कृष्ण भक्त के कवियों को हम मानते हैं, और उसमें अलग अलग जाति धर्म के सभी लोग हैं, लेकिन उन सभी लोगों का उद्देश्य ये रहा कि समाज को सुधारना। भक्ति संप्रदाय का बहुत बड़ी व्यवस्था है, नीति प्रधान व्यवस्था है। करता था तो क्यों रम्या, अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबुल का कहाँ से अम्ब तो काई। केवल ये कबीरदास जी के दोहे ही नहीं हैं, बल्कि ये नीति परक दोहे होने के कारण से पूरे समाज को इस प्रकार की व्यवस्था काम करते समय हमें विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से काम करें, कैसे काम करें। ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के संदर्भ में हम देखते हैं। और तुलसीदास जी ने भी वही किया कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय धारुणम। श्री रामचंद्र जी का भजन करो, आपके पूरे भव भय से दूर कर देगा। तो ये सारे बातों को सगुण भक्ति धारा के कवि लोगों ने वर्णन करने का कार्य किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ऐसे संदर्भ में। धन्यवाद सर। अगला सवाल मैडम से करना चाहूँगा कि आप भी कुछ इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। भक्ति काल किन काव्य धाराओं में विभक्त है और इसकी जानकारी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दें। छात्रों, अभी तक प्रोफेसर मंजुनाथ जी ने भक्ति काव्य के जो 2 प्रधान शाखाएं हैं, सगुण और निर्गुण, दोनों पर उन्होंने प्रकाश डाला है।
और निर्गुण भक्ति धारा के बारे में बताया है और सगुण में भी। तो मैं निर्गुण धारा पर और कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ और आपका ज्ञानवर्धन करना चाहती हूँ। तो कृपया ये स्लाइड देखिएगा आप लोग। तो निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत जैसे प्रोफेसर मंजुनाथ जी ने बताया कि ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग 2 उपशाखाएं हैं। ज्ञान मार्ग को ही हम लोग संत काव्य धारा भी कहते हैं और प्रेम मार्ग को हम लोग सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। तो ज्ञान मार्ग यानी संत काव्य धारा के अंतर्गत कबीर, रैदास, नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास, धरणीदास, लालदास और आदि सभी अन्य कवि आते हैं। तो कबीरदास ने खड़ी बोली में अपने कविताएं लिखी हैं और पूर्वी ब्रज भाषा में भी उन्होंने अपने रचनाएं की है। और कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं क्योंकि इसमें सभी शब्दों का मिश्रण था, सभी भाषाओं को उन्होंने लिया था। और मूर्धन्य आलोचक ने उनको वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। वैसे ही फिर रैदास गुरु ग्रंथ साहिब में उन्होंने अपनी रचना की है और नानक की रचना जिनको हम गुरु नानक मानते हैं और उन्होंने मर्यादा पूर्वक बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी रचनाएं की है। वैसे ही प्रेम मार्ग के अंतर्गत हम अगर लेंगे तो सूफी काव्य धारा, इसके अंतर्गत आते हैं मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, मंझन। जैसे जायसी ने पद्मावत की रचना की है, इसके अंतर्गत उन्होंने पद्मावत का बहुत बड़ा काव्य उन्होंने प्रेम के माध्यम से रचना की है। और वैसे कुतुबन की रचना मृगावती है और कासिम शाह हंस जवाहर के माध्यम से अपनी रचनाएं की है। उस्मान ने चित्रावली, मंझन ने मधुमालती, नूर मोहम्मद, शेख बनी, इन लोगों ने सभी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से निर्गुण काव्यधारा को आगे बढ़ाया है और निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम मार्गी काव्यधारा यानी सूफी काव्यधारा को उन्होंने बहुत विकसित किया है। अब सगुण भक्ति के बारे में तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर मंजुनाथ जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को सगुण भक्ति के बारे में समझाया है। धन्यवाद मैडम। आदिकाल और भक्तिकाल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा काल है रीतिकाल। तो मैं मैडम से सवाल पूछना चाहूँगा कि रीतिकाल क्या है, इसके अंतर्गत कौन सी काव्य धाराएं हैं या रीतिकाल को किन शाखाओं में बांटा गया है? जी, रीति का अर्थ तो जानते हैं पद्धति। रीति में रीति काव्यधारा 200 वर्ष तक चली थी, बहुत बड़ी अवधि तक रीति काव्यधारा रही। तो रीति काव्यधारा को हम लोग 3 कालों में बांटते हैं। मतलब इनकी 3 शाखाएं हैं, वो है रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, देव, पद्माकर, भूषण आदि कवि आते हैं। तो चिंतामणि ने यहाँ पर कविकुल कल्पतरु नामक बहुत बड़ी ग्रंथ लिखा था। वैसे दूसरी शाखा है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध के लोग, वो कवि जो बिहारी लाल इसमें प्रमुख है, वो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को लेकर आगे बढ़े हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा में बिहारी लाल के अलावा बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश आदि कवि आते हैं। और तीसरी शाखा है रीति मुक्त। इसके संचालक थे घनानंद, प्रवक्तक भी मानते हैं इनको। रीति मुक्त काव्यधारा में ये लोग किसी रीति से के बंधन में नहीं थे, ये रीति मुक्त थे और प्रेम के पीर थे और इन्होंने भाव पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया है। तो इस प्रकार हम लोग रीतिकाल को 3 शाखाओं में बांटते हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। रीतिबद्ध मतलब वो रीतियों के राजाओं से, उनके पालन से बंधे हुए थे, वो स्वेच्छा से नहीं करते थे। और दूसरे रीति सिद्ध काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों मौजूद थे। रीति मुक्त जैसे कि शब्दार्थ से ही है, ये रीतियों से, बंधनों से मुक्त थे और ये लोग प्रेम के पुजारी थे और इन्होंने भाव पक्ष और कला पक्ष को हटाकर स्वतंत्र रूप से रचनाएं की थी। धन्यवाद मैडम। तो रीतिकाल की काव्य धाराओं की ओर मैडम ने इशारा किया, तो अगला सवाल मैं सर से पूछना चाहूँगा कि रीतिकालीन प्रमुख कवि कौन हैं और उनके काव्य पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। ठीक है, अभी एक बात हमें ये ध्यान में रखना है, रीतिकालीन कवि लोग कैसे थे।
वो किस वातावरण में थे और किस प्रकार की साहित्य की रचना की है। और मैडम ने जो इसको विवरण दे दिया, क्योंकि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त के रूप में जो बताया है, और उसमें एक बात ये है, सभी कवि लोग राजाश्रयी थे। राजाओं के दरबार में रहकर राजाओं के गुणगान करने के माध्यम से अपने आपका नाम कमाना और जीवन यापन करना, ये सारे चीज़ों में वो लोग बंधे हुए थे। और ये सही भी था, उनको जीवन यापन करने के लिए दूसरा रास्ता भी नहीं होने के कारण से राजाश्रय में रहकर सभी कवि लोग, सभी साहित्यकार लोग, कवि लोग कहीं ना कहीं राजाश्रय में, बिहारी जी ने, बिहारी तो बादशाह के दरबार में कवि के रूप में काम किया। लेकिन उस संदर्भ में एक बात ये ध्यान में रखना है कि ये सारे बंधनों से मुक्त नहीं थे, इसलिए इसमें रीति मुक्त काव्यधारा की एक प्रवृत्ति भी आ गई, जो वो बंधन से थोड़ा बाहर आकर साहित्य की रचना कर लिए। क्योंकि राजाश्रय में रहते समय केवल राजा लोगों के इच्छा के अनुसार ही काव्य रचना करना पड़ता था। हिंदी के बहुत बड़े जो पत्रकार इस रीति साहित्य को स्त्री का शरीर शास्त्र नाम दे दिया। स्त्री का शरीर शास्त्र है, क्योंकि कवि लोगों को एक बहुत बड़ा अनुकूल ये हो गया था कि राजा को कुछ कैसे कर सकते हैं। उनको एक ही अस्त्र था, स्त्रियों के रूप सौंदर्य का, नक्शिक का वर्णन करने का उनको बहुत बड़ा अनिवार्य हो गया था कि अगर स्त्री के नक्शिक का वर्णन करेंगे, सुंदरता का वर्णन करेंगे, राजा प्रशंसा सा करेगा और उसके साथ साथ हमें अशर्पियाँ देगा और प्रशस्ति देगा, पैसे देगा, हम आराम से जीवन यापन कर सकते थे। और उस संदर्भ में कवि लोगों ने क्या किया है, प्रशस्ति के लिए काव्य की रचना करना शुरू किया। प्रशस्ति के लिए, मुझे प्रशस्ति चाहिए और मुझे नाम कमाना है, ऐसे बोल के साहित्यकारों ने, कवि लोगों ने क्या किया है, काव्य की रचना करने के लिए आगे बढ़ा है। लेकिन उसमें कवि लोग, बिहारी जैसे कवि लोगों ने क्या किया है, उससे हटकर भी काव्य की रचना करने के लिए कोशिश किया। और इसका रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना करने की जो प्रवृत्ति रही, वो रीतिबद्ध साहित्य की जो प्रवृत्ति रही, उसमें केशवदास और रीतिकाल के आचार्य कवि भी माने जाते हैं, श्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। इसलिए उनके संदर्भ में भी कहा जाता है, सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशवदास। सूर सूर तुलसी शशि उडगण केशवदास। सूर सूर्य के समान है, तुलसी शशि चंद्रमा के समान है, उडगण केशवदास, केशवदास नक्षत्र के समान। यानी नक्षत्र सभी को आह्लाद यानी शांति प्रदान करती है, खुशियाँ प्रदान करती है। उस प्रकार के खुशियों को उन्होंने व्यक्त किया। अभी बच्चों से निवेदन है, थोड़ा स्लाइड देखे तो आपको मालूम हो जाएगा। और इसमें रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके कृतियों के संदर्भ में देखना है तो भूषण, शिवराज भूषण, चात्रशाला दशक आदि की रचना किए। देव जी ने भाव विलास, प्रेम चंद्रिका आदि की रचना किए। बिहारी लाल ने बिहारी सत्सई की रचना किए। पद्माकर जगद विनोद भाषा हितोपदेश आदि की रचना किए। और गणानंद ने सुजान सागर, इश्कलता आदि की रचना किए। वृंद ने अक्षर बावनी, श्रृंगार शिक्षा, नीति आदि की रचना किए हैं। यानी रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचना के संदर्भ में मैं इसमें थोड़ा बिहारी जी का थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। यानी विस्तृत रूप में नहीं, थोड़ा ही परिचय देना चाहूँगा। 1660 में बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ। इन्होंने संस्कृत और प्राकृत की शिक्षा अपने पिताजी से हासिल की। पिताजी से हासिल करने के बाद वृंदावन में आके रुके थे। एक बार कहीं इनको बाहर जाना पड़ता है
जयपुर के राजा के दरबार में निकल पड़ते हैं। यानी एक प्रसिद्ध कवि होने के कारण से अलग अलग राज्य को भी जाते रहते हैं। उस समय में जयपुर राजा के पास वो जाते हैं। जाते तो वह उनको मालूम होता है राजा अपनी नवोड़ा पत्नी के प्रेम में व्यामोहित होके पूरे संसार के काम काज को छोड़ के अपने पत्नी के साथ रहना शुरू किया है। उस संदर्भ में वो अत्यंत श्रेष्ठ और एक नीति परक दोहे की रचना करके देते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु इही काल अली कली ही सौबंध्यो आगे कौन हवाला। अगर ऐसे नवोड़ा एक स्त्री के प्रति आप इतने व्यामोहित हो गए, अगर वो फूल बनेगी, खिलेगी, बड़ी हो जाएगी, है ना, प्रबुद्ध हो जाएगी, उस समय में आप क्या करोगे। यानी उसका भावार्थ के रूप में ऐसे जो मैं वर्णन किया, जो उस प्रकार से उनको लिख के देने के बाद सभी कवि लोग डरते थे, क्योंकि राजा है, राजा को कुछ बोलना भी मना है। फिर भी बिहारी ने क्या किया है, एक साहस का कार्य किया है कि इस प्रकार की व्यवस्था को लिख के देने के बाद राजा तुरंत इसको पढ़ने के बाद उठकर आ जाता है, पूरे समाज के काम काज में लग जाता है। यानी नीति का बोधन भी उस समय में किया, लेकिन नहीं कर सकते थे। बिहारी ने ऐसे श्रेष्ठ कार्य को किया और उनका कहना यह था, तंत्रीनाद कवित्त रस सरस राग रत्ती रंग अनबूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। बोलते हैं ये कवित्त राग जो होता है और रति जो होती है, जो उनमें जो डूबता है वही आदमी क्या करता है, सब कुछ हासिल कर सकता है। अगर डूबे बिना उसको हासिल नहीं कर सकता है। वो कविता हो, कोई भी गान हो। यानी इसका मतलब ये होता है कोई भी कार्य करते समय अत्यंत लगन के साथ करना चाहिए, है ना। कबीरदास जी के एक दोहे भी हम यहाँ पे देखते हैं ना, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित बयान कोई डाई आकर प्रेम से पढ़ई सो पंडित होई। यानी इस प्रकार से यानी ज्ञान यानी अपना मन लगा के कार्य करने से श्रेष्ठता हासिल हो सकती है। धन्यवाद सर। रीतिकाल के बाद हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतिम पड़ाव आधुनिक काल की ओर बढ़ेंगे। इस आधुनिक काल पर मैं मैडम से सवाल करना चाहूँगा। आधुनिक काल में हिंदी काव्य का विकास कैसे रहा और इस काव्य की कौन सी धाराएं हैं, कृपया इसे हमारे दर्शकों को बताइए। जी छात्रों, अभी तक हमने रीतिकाल के संदर्भ में देखा है। चूँकि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही बड़ा विषय है, तो अब आखिरी पड़ाव आधुनिक काल के अंतर्गत आएंगे। तो आधुनिक काल को गद्य का काल भी माना जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में गद्य का विकास हुआ है। तो आधुनिक काल में कविता और गद्य को साथ साथ रखें तो पहले काव्य का विकास देखेंगे। एक बार स्लाइड देखिएगा। स्लाइड के माध्यम से हम आपको आधुनिक काल के विकास को समझाना चाहेंगे। अब एक के बाद एक स्लाइड आती जाएगी आधुनिक काल के संदर्भ में। इसमें भारतेंदु एवं द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता एवं अन्य काव्य धाराएं। अन्य काव्य धाराओं के अंतर्गत हम लोग समकालीन कविता आदि देखेंगे। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के प्रवर्तक हैं। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आएंगे। उसके बाद आएंगे छायावाद की प्रमुख कवि और कृतियों के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। और जयशंकर प्रसाद जी का जो भी महाकाव्य है कामायनी को आप जानते हैं। फिर बाद में सुमित्रानंद पंतन जी आएंगे। सुमित्रानंदन पंत के बाद हमारे पास निराला जी है। निराला जी के बाद आएंगी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का काव्य यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद दूसरे हैं प्रगतिवादी प्रमुख कवि और कृतियाँ, नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध और धूमिल। इसी संदर्भ में प्रगतिवाद के 3-4 शाखाएं हुई थी और इसमें नागार्जुन युगधारा, सतरंगे पंखों वाली आदि लिखा है इन्होंने। और त्रिलोचन की रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल आदि। मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा अंधेरे में आदि इन्होंने लिखा है। और धूमिल की कविता संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे,
ये सब बहुत ही बहुमुखी प्रज्ञाशाली वाली कविताएं हैं और प्रगतिवाद की प्रमुख कृतियों के बारे में भी इनका नाम गिना जाता है। और प्रगतिशील कवियों के संदर्भ में भी मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और 3-4 प्रगतिशील लेखक संघ होने के बाद प्रयोगवाद की शुरुआत हुई थी। प्रयोगवाद के अंतर्गत जैसे प्रगतिवाद 1936 से 1940 तक माना जाता है इसका काल, और प्रयोगवाद प्रमुख कवि और कृतियों के अंतर्गत अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर, रघुवीर सहाय आएंगे। अज्ञेय की कविता भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, स्लाइड देखिएगा, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर आदि प्रमुख है। मुक्तिबोध ने अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस ये दोनों महाकाव्य लिखे थे। और शमशेर की कविता बात बोलेगी टूटी हुई बिखरी हुई, ये भी बहुत ही प्रमुख रचनाएं हैं प्रयोगवाद के अंतर्गत। और रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप और प्रभाती आदि इसके अंतर्गत आएंगे। इनके अलावा और अब हम हिंदी कविता के बाद गद्य के अंतर्गत आएंगे। गद्य काल में हिंदी उपन्यास के अंतर्गत आएंगे देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद। स्लाइड्स दिखाएगा नवी कविता के बाद, सर्वेश्वर दयाल लाइन से स्लाइड्स दिखाएगा। आधुनिक काल तो इसमें उपन्यास, कहानी, नाटक और एकांकी, निबंध आदि है। और दूसरा स्लाइड बताइए। हाँ, अब इसको रखिएगा। प्रेमचंद हिंदी कहानी में प्रमुख कहानीकार और रचनाओं में प्रेमचंद जी शतरंज के खिलाड़ी, कफन, पूस की रात आदि। वैसे तो प्रेमचंद जी ने बहुत सारे उपन्यास और कहानियाँ लिखी है, उसमें समय के अभाव के कारण हम कुछ रचनाओं के बारे में ही चर्चा कर सकते हैं। उसके बाद जैनेन्द्र, मित्र विद्याधर, पाजेब, एक रात, ये इनकी प्रमुख कहानी संकलन है। फणीश्वर राज रेणु ने मारे गए गुलफाम, ठेस आदि रचनाएं की है। मोहन राकेश मलबे का मालिक, सेफ्टी पिन आदि रचनाएं की है। तीसरा स्लाइड, उसके बाद वाला स्लाइड। हाँ, ये सब हमारे साहित्यकार हैं। स्लाइड्स बताइए, स्लाइड्स देखिएगा आप लोग। इसके बाद वाला रखिए, आप हटाइए मत, क्यों हटा रहे हैं, रख दीजिए। तो अभी प्रोफेसर मंजुनाथ जी, आप गद्य के विकास पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए। छायावाद जी, छायावाद को हो गया, अभी थोड़ा सा बताइए क्योंकि समय का अभाव है इसलिए। छायावाद के हाँ, अभी छायावाद हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के बहुत बड़ी विशेषता को लेकर चलने वाले काव्यधारा है। द्विवेद युग अपना अंतिम सांस ले रहा था, उस समय में छायावाद का निर्माण हुआ। और वो छायावाद जो है बाकी के पूरे पुराने प्रवृत्तियों को छोड़कर एक नए प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हुआ। और उस साहित्य में मय शैली का निर्माण हुआ। मय शैली का अर्थ होता है अपने अहंभाव को अभिव्यक्ति देने की जो प्रवृत्ति है। और इसमें निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में माना जाता है। और छायावाद के शुरुआत 1918 में इसके प्रवर्तक जो माना जाता है मुकुटधर पांडे जी, जयशंकर प्रसाद जी नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवि है, लेकिन मुकुटधर पांडे जी उसके प्रवर्तक है। प्रवर्तन जो है उसकी शुरुआत है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद से संबंधित बहुत सारे काव्य की रचना करने के लिए कोशिश किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के संदर्भ में। और इसमें स्त्री को देव माता के रूप में, देवी के रूप में देखने का कार्य किया। मय शैली के संदर्भ में निराला जी के एक मय शैली से ओतप्रोत कविता को मैं सुनाना चाहूँगा। मैं पिता निरर्थकता, तेरे हित कुछ नहीं कर सका, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हमेशा हारते रहा स्वार्थ समर बोल के। जो बोलने के पीछे एक दर्द है और अपने अहंभाव को बाहर करने की जो प्रवृत्ति है। इससे पहले कवि लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका नहीं मिला था,
लेकिन आगे जाके इन लोगों ने अपने जीवन के विचारों को सीधा व्यक्त करने का कार्य किया है। प्रकृति का चित्रण इन लोगों ने किया। प्रकृति का चित्रण करने का मूल उद्देश्य इनका था प्रकृति किस प्रकार स्वच्छंद होती है, उसी प्रकार से छायावाद के कवि लोग भी अपने आप को स्वच्छंद महसूस करना चाहते थे और स्वच्छंदतावाद के रूप में भी इसको माना जाता है छायावाद को। और वेदना और निराशा के प्रति भी इन लोगों ने वर्णन किया है। वेदित यानी जो त्रस्त है लोग उन पर भी घृणा व्यक्त की है, यानी त्रस्त है उन पर भी करुणा व्यक्त की है। और राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीयता के भावना को इन लोगों ने व्यक्त किया है छायावाद की कवि लोगों ने। छायावाद बहुत ही महत्वपूर्ण काव्यधारा है कि हिंदी साहित्यिक आरंभिक काल प्रवृत्ति को छोड़ के आगे बढ़ने वाली एक काव्यधारा के रूप में हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। और उसी प्रकार से आगे जाके नई कविता के प्रमुख कवि और कृति के संदर्भ में हम देखते हैं गिरिराज कुमार माथुर, नशा और निर्माण। उसको स्लाइड्स को थोड़ा और उसमें गिरिराज कुमार माथुर, नशा और निर्माण, नरेश मेहता, संशय की एक रात और शमशेर बहादुर सिंह उदिता, रघुवीर सहाय सीढ़ियों की धूप में, श्रीकांत वर्मा भटका मेघ, दिनारंभ माया दर्पण, केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बांस का फूल काट की गटियां, एक सूनी नाव। धन्यवाद सर। अभी हमने देखा कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कहानी और उपन्यास पर थोड़ी सी चर्चा हमने की, समय का अभाव है। मैं अंतिम प्रश्न मैडम से पूछना चाहूँगा कि हिंदी गद्य में अन्य विधाओं पर बहुत कम शब्दों में बताकर इस कार्यक्रम की समाप्ति करें। अन्य विधाओं के अंतर्गत तो हमने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, इन सभी गद्य विधाओं को आधुनिक गद्य विधाएँ कहते हैं। छात्रों, अभी तक हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक परिचयात्मक रूप से जानने की कोशिश की है और उस पर विहंगम दृष्टि डाली है। आशा है कि आप लोगों को हमारा एक कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि इस कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव या कोई शिकायत या और कुछ प्रश्न, संदेह हो तो आप हम लोगों को प्रश्न कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं और दूरभाषा पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस सलाह के लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। वो है डायरेक्टर AVPRC, दूरभाषा पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस सलाह के लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। वो है डायरेक्टर AVPRC, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद। धन्यवाद।